हाँ जी, स्टार्ट करें जी। आवाज आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, आज जी हमारा सर। है जी काउंट का फंक्शन है। उसके बाद काउंट ए का फंक्शन है, ये कल हमने नहीं किए थे। और फिर काउंट इफ का फंक्शन है और काउंट इफ का फंक्शन है। अब काउंट सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। न्यूमेरिक वैल्यूज आपकी एक रेंज के अंदर अगर न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और इनको आपने काउंट करना हो तो आपको काउंट की जरूरत है। और अगर आपके पास एक रेंज के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं और अल्फ़ाबेटिक्स भी हैं और उसके अलावा आपके पास कुछ डेलीमीटर्स वगैरह भी हैं, इस तरीके से प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, या फिर आपके पास यहाँ पे डिवाइड का साइन है, ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसके लिए फिर आप काउंट ए को यूज करेंगे। और किसी कंडीशन के मुताबिक अगर किसी डाटा को काउंट करना है तो फिर आप काउंट इफ को यूज करेंगे सिंगल कंडीशन के लिए। और अगर कंडीशंस डबल हो जाती हैं तो फिर आप काउंट इफ को यूज करेंगे। अब काउंट को यूज करने के लिए मैं चाहता हूं कि यहाँ से लेकर और नीचे तक ये टोटल एंट्रीज कितनी है, और मुझे ये भी पता है कि ये एंट्रीज न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो हम यहाँ पे काउंट को यूज कर सकते हैं। काउंट को यूज करने के लिए इक्वल का साइन और COUNT काउंट और मुकम्मल अरे और इंटर को प्रेस कर देंगे तो ये आपको बताएगा कि 60 वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है। 60 ऐसे सेल हैं जहाँ पे डाटा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ तो ये यहाँ पे 59 कर देगा, क्योंकि ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो अब क्या होगा, ये 58 हो जाएगा, क्योंकि इसको भी काउंट नहीं करता। अगर यहाँ पे मैं डिवाइड का साइन लगा दूं तो ये इसको भी काउंट नहीं करता। तो अगर हमें इनको काउंट करवाना हो तो फिर सिंपल क्या करेंगे, काउंट के बाद ए लगा देंगे। काउंट ऑल भी इसको कहते हैं, काउंटा भी इसको कहते हैं। और इंटर को प्रेस करें तो देखें इसने सबको काउंट कर दिया। इस पूरी रेंज के अंदर जो कुछ भी आएगा, वो एस्ट्रिक का साइन हो, वो एंड का साइन हो, वो आपके पास यहाँ पे कोई टेक्स्ट हो, या फिर आपके पास यहाँ पे कोई नंबर हो, सबको काउंट करना है। इसी तरीके से अगर हमें अब काउंट की बात आ रही है तो अगर हमें सीरीज नंबर लगाने हो और हम ये चाहते हैं कि सीरीज नंबर के लिए हमें कोई फार्मूला चाहिए, तो काउंट का फार्मूला आप लगा सकते हैं। लेकिन काउंट तब लगाएंगे जब आपको पता हो, चूंकि हमने जब काउंट को अप्लाई करना है तो चूंकि काउंट को किसी सेल के ऊपर अप्लाई करना है, तो हमें अगर ये पता है कि वो सेल के अंदर अगर न्यूमेरिक वैल्यूज है तो फिर हम यहाँ पे काउंट लगा सकते हैं। ये सेल और फिर दोबारा ये सेल, वही सेल बार बार इसको काउंट करेंगे। पहले वाला जो सेल है इसको F4 से फिक्स कर देंगे, लास्ट में जाके पैरेंथेसिस को क्लोज करके इंटर को प्रेस कर देंगे, तो इसने आपको यहाँ पे क्या दे दिया, सीरीज नंबर। नीचे की तरफ जस्ट ड्रैग करेंगे तो 1 से लेकर और नीचे जहाँ तक आपके पास डाटा मौजूद है वहां तक आपको ये सीरीज नंबर दे देगा। अब आ, अगर आप यहाँ से डिलीट कर देते हैं डाटा तो ये एक ही सीरीज नंबर नीचे की तरफ चले जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पे भी क्या हो, खाली हो। अगर यहाँ पे कुछ है तो फिर इसको न्यूमेरिक वैल्यूज। तो अब जब बात अगर की आ जाती है कि अगर ये खाली हो, क्या खाली हो, B2 इज इक्वल टू ब्लैंक, तो फिर यहाँ पे भी ब्लैंक होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या हो, काउंट अपना काम करे। अब इंटर को प्रेस करके देखिए और यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग कर दें, तो जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ। और जैसे ही आप यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, मैं कुछ डेट्स वगैरह यहाँ से ले लेता हूँ, डेट्स यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ, तो जैसे हम यहाँ पे डेट्स लिखेंगे तो इसको ये सीरीज नंबर असाइन कर देगा। अगर डेट डिलीट कर दूंगा तो सीरीज नंबर नीचे की तरफ, अगर यहाँ से भी डेट डिलीट कर दूंगा तो सीरीज नंबर नीचे की तरफ। Ctrl Z। तो काउंट ए को तब यूज करेंगे जब हमें पता होगा कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू थी तो इसलिए हमने यहाँ पे काउंट को यूज किया। अगर हम इसके साथ वाला सेल रेफरेंस यूज करते हैं सी कॉलम, तो यहाँ पे ये इसको काउंट नहीं करेगा, जीरो कर देगा, क्यों कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है।
तो इस सूरत में फिर हमें यहाँ पे काउंट ए यूज करना है और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देंगे। तो अब देखेंगे इसने सब तमाम को यहाँ पे सीरीज नंबर असाइन कर दिया। अगर आपको एक रेंज के अंदर किसी डाटा को काउंट करना हो, स्पेसिफिक डाटा को, तो फिर आप काउंट इफ को यूज करेंगे। स्पेसिफिक डाटा मतलब मुझे अगर कहा जाए कि यहाँ पे इस पूरी रेंज के अंदर लाहौर कितनी दफा लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे काउंट ए को यूज करूंगा, इसको काउंट इफ को, सॉरी काउंट इफ, और इसको दे दूंगा रेंज, कंप्लीट रेंज। इस रेंज के अंदर लाहौर कितनी दफा लिखा, लाहौर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब हम यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे तो ये बता देगा लाहौर 16 टाइम। और अगर हम इसको ये कह रहे हैं कि इस सेल के अंदर जो कुछ लिखा हो उसको काउंट करके दिखाओ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इस सेल का रेफरेंस दे देता हूँ और अब इंटर को प्रेस करता हूँ, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे उसको काउंट करेगा। फैसलाबाद को इसने काउंट कर दिया, लाहौर लिखूंगा तो लाहौर का काउंट कर देगा, स्पेलिंग ठीक होने चाहिए। और इसी तरीके से अगर मुल्तान लिखूंगा तो मुल्तान को काउंट करके दे देता है। बात जगह के ऊपर ऐसे होता है कि हमें इन वैल्यूज को साथ साथ काउंट करना पड़ता है। फिर हम क्या करते हैं, काउंट इफ को अप्लाई कर देते हैं, ये वाला पूरे का पूरा रेंज, इसको F4 से एब्सोल्यूट, और इसी का हम क्राइटेरिया भी दे देते हैं और पैरेंथेसिस को क्लोज करके। अब ये हर एक नीचे की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो हर एक सेल के बारे में जो डाटा लिखा है उसके बारे में आपको बताता रहेगा कि ये कितनी कितनी दफ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट तक आपको ये तो था सिंगल क्राइटेरिया के साथ कि लाहौर। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई ये कह दे कि जनवरी में लाहौर कितनी दफा लिखा हुआ है, जनवरी में मतलब यहाँ पे जो जनवरी का महीना था, जनवरी के अगेंस्ट लाहौर की कितनी एंट्रीज हैं, या फिर लाहौर के अगेंस्ट जनवरी की कितनी एंट्रीज हैं, तो ये दो क्राइटेरियाज हो गए। तो यहाँ पे अब काउंट इफ्स को यूज करना पड़ेगा। मल्टीपल क्राइटेरियाज, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 255 क्राइटेरियाज तक यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया रेंज नंबर 1 और क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 और क्राइटेरिया 2। अब देखें यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज नंबर 1। तो अगर मुझे लाहौर को पहले काउंट करना है तो मैं इस पूरे जो मेरे पास यहाँ पे रेंज है इसको सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद फिर मैं इसको क्राइटेरिया दे दूँ। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से ले अब चूंकि जनवरी को भी काउंट करना है तो जनवरी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको भी यहाँ पे, और इसका क्राइटेरिया ये, तो ये देखें ये कहता है कि जनवरी लाहौर में 4 दफ़ा लिखा हुआ है या फिर लाहौर जनवरी में 4 दफ़ा लिखा हुआ है, एक ही बात है दोनों तरफ से। अब अगर मैं यहाँ पे फैसलाबाद कर दूंगा तो जनवरी में फैसलाबाद नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फरवरी कर दूंगा तो ये कह रहा है 4 दफ़ा लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे मई कर दूं तो ये कह रहा है 8 दफ़ा। तो आप अगर वैल्यूज को स्पेसिफिक कंडीशन के मुताबिक काउंट करना चाहते हैं तो फिर काउंट इफ और काउंट इफ्स का यूज यहाँ पे करें। छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो कि डाटा एनालिसिस के लिए यूज होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम दे रहे होते हैं, जिसमें अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और पहला फंक्शन हमारे पास है जी मैक्स का, दूसरा फंक्शन है मिन का। अब मैक्स और मिन डाटा एनालिसिस के लिए काम आ सकता है। आपसे कहा जाए जी कि यहाँ पे ये जो आपका टोटल एक्सपेंस है, इसमें जो सबसे बड़ी अमाउंट है, पहले तो उसका पता करो कि वो सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है। इसको ज़रा दोबारा ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले जो एक्सपेंस वाला कॉलम है, आप ये बताएं कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कौन सा है, कितना है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू मैक्स, तो फिर आप यहाँ पे मैक्स को यूज़ करेंगे। और मैक्स चूंकि एक टोटल अरे का फंक्शन है तो आप ये कंप्लीट रेंज सेलेक्ट करके इंटर को प्रेस करेंगे तो ये आपको बताएगा कि जो 4,53,743 इज द अमाउंट जो कि मैक्सिमम अमाउंट है। ठीक है। और अगर आपको ये बताया जाए कि जो आपके सबसे बड़ी अमाउंट है ना, उसको ला के यहाँ पे उसमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट प्लस कर दो, मिसाल के तौर पे 4500, तो आपने वहां से पहले मैक्सिमम अमाउंट ली, फिर उसमें 45% ऐड कर दिया, तो इसने यहाँ पे आपको ये वाला आंसर दे दिया मैक्सिमम। मिनिमम के लिए आपके पास यहाँ पे मिनिमम वैल्यू,
तो आप अभी यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू लेना चाहते हैं, तो आपने मिन, और अब देखें यहाँ पे आपको सबसे छोटी वैल्यू बता रहा है क्या है, 31,500। 31,500 ये इस पूरे एक्सपेंस में हमारे पास सबसे थोड़ा एक्सपेंस है। लेकिन अब आपको ये तो पता लग गया कि मिनिमम अमाउंट इतनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये किसकी है। अब चूंकि यहाँ पे अभी तक हम वहाँ तो गए नहीं है, लेकिन हम उसको यूज कर सकते हैं। अब ये 31,500 रुपया जो है, ये है तो मिनिमम अमाउंट, लेकिन ये है किस मंथ की या किस ब्रांच की है, ये हमें नहीं पता। अब ये हमें कौन बता सकता है, कौन सा फंक्शन ऐसा है जो हमें इसके अगेंस्ट, इस वैल्यू के अगेंस्ट, चूंकि ये वैल्यू यहाँ पे होगी, इसके लेफ्ट साइड से डाटा हमें निकाल के दे दे। उस फंक्शन का नाम है एक्स लुकअप। तो अगर मैंने यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ये ले लिया है, तो एक्स लुकअप ये काम कर सकता है कि हमें वहां से इसकी ब्रांच बता दे। तो मैं अगर कहूँ कि इस वैल्यू के, क्योंकि एक्स लुकअप को एक लुकअप वैल्यू चाहिए होती है। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू जिसको हम एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर फाइंड करना चाहते हैं। तो इसको यहाँ पे फाइंड करेगा, कहाँ पे, यहाँ पे। और उसके बाद जब यहाँ पे इसको फाइंड कर ले इस अमाउंट को, तो इसके अगेंस्ट रिटर्न अरे कहाँ से डेटा लेना है, तो हम चाहते हैं कि ब्रांच से डेटा ले। तो ब्रांच का मुकम्मल कॉलम हमने सेलेक्ट कर। अब जब हम यहाँ पे इंटर को प्रेस करेंगे, तो ये आपको बताएगा कि मुल्तान है, जिसके सबसे छोटी अमाउंट 31,500 जो है, ये किसकी है, मुल्तान की है। लेकिन अगर आप बीच में इसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि ये मिनिमम अलग से यहाँ पे हो, तो आप फिर यहाँ पे ये जो L15 है, L11 है, ये क्या है, ये है, इस पे ज़रा चले जाएं और यहाँ से इस फंक्शन को कॉपी कर दें, Ctrl+C, और यहाँ पे आ जाएं। ये तब होता है जब आपको बड़ा फार्मूला लगाने का ना पता हो, तो फिर आप पहले छोटा लगाते हैं और उसके बाद आप उसको वहां से कॉपी। अब मैंने उसको यहाँ से कर दिया कॉपी और एंटर को प्रेस करें, तो अब भी मुल्तान आ गया। अगर इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर दूंगा तो कोई मसला नहीं, मुल्तान यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, ये तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम जो है, ये क्या करते हैं, बड़ी अमाउंट और सबसे छोटी अमाउंट दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये कह दे कि आपके पास एक कंप्लीट रेंज है, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं ज़रा इसमें अब कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, यहाँ से लेकर और यहाँ, तो रन बिटवीन की मदद से कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, 45 और 560। कंट्रोल इंटर को प्रेस करेंगे तो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज। और इसको ज़रा बोल्ड भी कर लेते हैं। अब एक रिक्वायरमेंट ये है कि इन तमाम वैल्यूज में से तीन बड़ी अमाउंट्स कौन सी हैं, तीन बड़ी अमाउंट्स कौन सी हैं। तो ये हमें मैक्स तो सबसे बड़ी अमाउंट बता देगा, लेकिन ये नहीं बता सकता कि इस बड़ी अमाउंट के बाद छोटी अमाउंट कौन सी है, फिर उसके बाद छोटी अमाउंट कौन सी है, ये नहीं बता सकता। तो अगर हमें ये पता करना हो, तो हमारे पास एक और फंक्शन है और उसका नाम है लार्ज। देखिए, लार्ज भी हमें जब यहाँ पे यूज करते हैं और इसको एक कंप्लीट अरे दे दें, ये मैंने दे दिया, और यहाँ पे कामा के बाद मैं 1 लिखूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी वैल्यू, एक नंबर की बड़ी वैल्यू, आप इंटर को प्रेस करके देखें तो इसने बता दिया कि 539 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये कहें कि इसके बाद जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो इसने बता दिया 549। यहाँ पे अगर 3 लगा देंगे, तो ये फिर भी आपको बता देगा। ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ठीक है। अगर इनको मैं ज़रा यहाँ पे Ctrl+C और RES, तो अब देखें यहाँ पे ये हो गया जी, 3 नंबर की, 2 नंबर की कौन सी है 527, और 1 नंबर की कौन सी है, वो है 539। ये यूं भी हो सकता है कि आपके पास एक टीम है और उसमें कुछ बच्चे हैं जो कि जिन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे प्लेयर्स के नाम है और यहाँ पे उनके पॉइंट्स हैं।
अब आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी हो सकते हैं और आपके पास जो है वो मार्क्स के लिहाज से भी हो सकता है। प्लेयर्स के नाम यहाँ पे प्लेयर नंबर 1, प्लेयर नंबर 1 ये नाम की जगह पे मैंने लिख दिया, नीचे की तरफ मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ये मेरे पास 15 प्लेयर्स हैं और इनके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसी को उठा के यहाँ पे ले आते हैं और फिर यहाँ पे जो है वो कुछ वैल्यूज इस किस्म की टाइप कर देते हैं। तो अब हमसे कहा जाए कि जी आपके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट जो हैं वो कौन से हैं, तो हम यहाँ पे मैक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि आपके पास सबसे ज़्यादा किसका है, टॉप 1 कौन है, टॉप 2 कौन है और टॉप 3 जो है ये कौन सी अमाउंट है, तो फिर आप यहाँ पे लार्ज को यूज़ करेंगे और ये वाला कंप्लीट अरे सेलेक्ट करके यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्योंकि आपने क्या करना है टॉप 1। अगर आप यहाँ पे दोबारा यूज़ करते हैं लार्ज और ये कंप्लीट अरे सेलेक्ट करते हैं 2 लिखते हैं, तो इसका मतलब है सेकंड नंबर की बड़ी वैल्यू। अगर दोबारा आप यहाँ पे यूज़ करते हैं और ये और दोबारा 3 लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास 3 नंबर की बड़ी वैल्यू। तो आपने देखा टॉप 1 सबसे बड़ी वैल्यू ये है 452 ये और फिर ये, तो ये इसने आपको 3 वैल्यूज दे दी। ये मैंने फंक्शन यहाँ पे अलग अलग अप्लाई किया था, इसको मैं इकट्ठा भी अप्लाई कर सकता हूँ। इकट्ठा अप्लाई कैसे करेंगे, मुकम्मल अरे तो एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेंगे, कामा के बाद हम चूंकि ये अरे का फंक्शन नहीं है और हमने यहाँ पे इसको अरे बनाना है, तो अरे बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो दरमियानी ब्रैकेट है। दरमियानी ब्रैकेट में मैं 1 लिखता हूँ, कामा 2 लिखता हूँ, कामा 3 लिखता हूँ। दरमियानी ब्रैकेट को बंद करके इंटर को प्रेस कर दिया, इसने मुझे एक साथ वो 3 वैल्यूज दे दी। और अगर मैं इस कामा की बजाय यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, अब इनको नीचे की तरफ, तो वो जो हमने अलग अलग काम किया था अब इसने क्या किया, इकट्ठा ही एक जगह पे कर दिया। तो अब अगर आपसे कोई ये पूछे जी कि इसके अगेंस्ट प्लेयर का नाम क्या है या प्लेयर का नंबर क्या है, तो नंबर तो आपके पास आ चुका है। अब आपको यहाँ पे एक्स लुकअप लगाना है। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, इसको सर्च कहाँ पे करना है, इसको सर्च करना है यहाँ पे, और डाटा कहाँ से लेना है, यहाँ से। अब इंटर को प्रेस करते हैं, प्लेयर नंबर 3 है जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स, प्लेयर नंबर 3 है जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स। अब अगर हम यहाँ पे ये जो काम ऐसे हमने किया था, ये वाला हमने यहाँ पे क्या किया, ये लुकअप वैल्यू की जगह पे इसका रेफरेंस दे दिया है J36 का, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं इसका रेफरेंस ना हो, बल्कि हम इस लार्ज के फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करें। तो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, तो हम इसको यहाँ से कर लें कॉपी और J36 की जगह पे इसको यहाँ पे कर दें पेस्ट। और अब जब हम यहाँ पे इंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे उसने तमाम के आगे क्या कर दिया, प्लेयर नंबर 3, 6 और 5, ये वो 3 प्लेयर्स हैं जिनके टॉप 3 में आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के 4 लगा दें, सेमी कॉलन लगा के 5 लगा दें और अब एंटर को प्रेस करें, तो अब आपको 5 प्लेयर्स देगा, 5 टॉप 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन छोटे छोटे फंक्शंस का यूज़ करते हैं। अब आपके पास मैक्सिमम, मिनिमम और लार्ज हो गया, लेकिन अब मिनिमम आपको ये तो बता देता है कि इस रेंज के अंदर सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि उसके बाद बड़ी अमाउंट कौन सी है। तो मैं अगर यहाँ पे मिनिमम और ये और इंटर को प्रेस कर दूं, तो इसने तो मुझे बता दिया सबसे छोटी अमाउंट, लेकिन इसके बाद छोटी अमाउंट ये नहीं बता सकता। तो वो कौन बता सकता है, वो बता सकता है जी स्मॉल। और स्मॉल के लिए भी वही है, अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो सबसे छोटी अमाउंट जो मिनिमम ने बताया था, अगर 2 लिखेंगे तो उससे छोटी बड़ी अमाउंट, अगर 3 लिखेंगे तो उससे बड़ी।
तो स्मॉल का काम तो ये है, और लार्ज और स्मॉल दोनों एक ही काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे अरे बना दूं, अरे कैसे बनता है, दरमियानी ब्रैकेट से 1, 2, 3, और यहाँ पे आके मैं ब्रैकेट को बंद करके इंटर को प्रेस कर, इसने अब 3 वैल्यूज दे दी, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे। एक और फंक्शन है हमारे पास, रैंक का फंक्शन। रैंक का फंक्शन, अब रैंक का फंक्शन क्या करता है कि ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रहा होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, मिसाल के तौर पे ये आपके पास पॉइंट्स हैं और आपको ये पता करना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे पास यहाँ पे कौन है। फिर आप यहाँ पे रैंक के फंक्शन को यूज करते हैं, रैंक, सिंपल रैंक। ये सबसे पहले मांगता है जी आपके पास से नंबर, और फिर मांगता है जी आपके पास से रेफरेंस। तो मैं यहाँ पे इस नंबर को दे दूं और इस रेफरेंस को सेलेक्ट करके F4 को प्रेस कर दूं और इंटर को प्रेस करूं, तो ये क्या बता रहा है कि इसका नंबर यहाँ पे 7 आ रहा है। नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड दे देगा। ये देखिए यहाँ पे ये है फर्स्ट नंबर, सबसे ज्यादा अमाउंट है, और ये है सेकंड नंबर, और ये है थर्ड। तो अब अगर हमने यहाँ पे जब इसको, अब लास्ट में आप देखेंगे तो एक और चीज आ रही, ऑर्डर। ऑर्डर से क्या मुराद है कि क्या आप असेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में, A to Z या Z to A, मतलब आप इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको असेंडिंग में करना चाहता हूँ तो मैं 1 लगाता हूँ और इंटर को प्रेस करूंगा। अब इसको मैं नीचे की तरफ, तो अब देखें यहाँ पे, अब जो सबसे 9 नंबर के ऊपर ये वाला जो हमारे पास नंबर है, इसको उसने देखा कहाँ पे, इस पूरी रेंज के अंदर, और इसका 9 नंबर आया तो उसको टॉप पे ले गया। अगर मैं यहाँ पे जाके 0 कर दूँ और अब मैं नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर दूं, तो वो दोबारा से फिर वही पोजीशन आ गई जो पहले थी। तो रैंक का फंक्शन आपको पोजीशन निकाल के दे रहा होता है, पोजीशन। अगरचे इसमें एक मसला आता है, और वो मसला, उसका भी हल है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं आया। वो आता ज़रूर है, जहाँ पे आपके मार्क्स बराबर हो जाएं तो ये एक नंबर को बीच में ख़त्म कर देता है। मिसाल के तौर पे ये 487 है और दो स्टूडेंट्स के 487 आ गए, तो अब देखें यहाँ पे 2 नहीं होगा, इस पूरी रेंज में 2 नहीं है, क्योंकि इसको भी 1 दे रहा है और इसको भी 1 दे रहा है। ठीक है, तो ये इसका मसला है। 12। अच्छा, तो रैंक पोजीशन को देख रहा होता है। एक और फंक्शन हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट, एक है जी राइट, और एक है मिड, और एक है LEN देन, और एक है जी सर्च का फंक्शन, और एक है फाइंड का फंक्शन। ये छोटे छोटे फंक्शन, और एक है ट्रिम का फंक्शन, और एक है क्लीन का फंक्शन। ये सारे वो फंक्शंस हैं जो कि आपको डाटा एनालाइज करते हुए काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। बहुत बड़ा डाटा आपके पास आ गया, आपसे कहा गया जी कि आपके पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, आपने यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर्स हैं, 0213218 44555678, ये नंबर्स हैं। और नीचे तक आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आपके पास ये 100, 150, 50, 60, 70 जितने भी नंबर्स हैं, मैं इसको ज़रा यहाँ पे सीरीज़ में ले लेता हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि ये नंबर्स यहाँ पे तो सीरीज़ में हैं, लेकिन हो सकता है आपके पास ये सीरीज़ में ना हो, यहाँ पे 78 हो, फिर यहाँ पे 98 हो, फिर इस तरीके से, लेकिन ये तो हमने सीरीज़ में ले लिया। अब रिक्वायरमेंट ये आ जाती है कि आपको यहाँ पे पहले 2 नंबर लेने हैं या पहले 3 नंबर लेने हैं, दरम्यान में एस्ट्रिक का साइन लगाना है, और लास्ट के 2 नंबर लेने हैं। अब ये आपने हर एक के साथ करना है, सबके साथ। तो आपके पास कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो आपको इस नंबर के लेफ्ट साइड से डाटा दे दे और राइट साइड से डाटा दे दे। तो वो है हमारे पास लेफ्ट का फंक्शन, RIGHT, राइट का फंक्शन। और ये जो एस्ट्रिक का साइन है उसको मैनुअली भी लगा सकते हैं, और अगर मैनुअली नहीं लगाना चाहते तो इसके लिए हम REPT का फंक्शन, रिपीट का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, REPT। अब लेफ्ट साइड से डेटा लेना है, तो इसका लेफ्ट साइड कौन सा है जी, इसका जहाँ पे 3 to 1 लिखा हुआ है, तो मैंने ये सेल रेफरेंस सेलेक्ट किया
और इसको बताया कि यहाँ से 3 नंबर चाहिए, तो कामा के बाद 3 लिख दिया और इंटर को प्रेस कर दिया, तो ये तो आ गया। राइट साइड से 2 नंबर चाहिए, तो मैंने RIGHT और यहाँ पे 2 लिख दिया। और रिपीट मुझे किसको करना है, एस्ट्रिक के साइन को, तो मैंने यहाँ पे REPT लगाया, एस्ट्रिक लगाया और इसे कहा कि इसको 5 दफा रिपीट, तो ये एस्ट्रिक को 5 दफा रिपीट कर देगा। लेकिन ये तो हमने काम अलग अलग किया। अगर हम इन तमाम फार्मूलाज को एक ही जगह पे लेके आ जाएं, तो हम, अब हमने चूंकि अलग अलग तो लगा दिया, तो हम इसको आसानी से एक जगह पे लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इन दोनों को इधर ले आता हूँ, तो ये ऑलरेडी लेफ्ट लगा हुआ है, तो ये राइट है, मैं यहाँ पे लेके आना है। इसको मैंने यहाँ से कर दिया कॉपी, कंट्रोल C, और यहाँ पे आ गया। और इसके बाद मुझे यहाँ पे एंड का साइन लगाना पड़ गया, क्योंकि एक जो फंक्शन वहां से मैंने कॉपी किया है वो इसके साथ यहाँ पे इकट्ठा करना है, तो कंट्रोल V। तो आप देखेंगे इसको यहाँ पे इस नंबर से इसने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट के 2 डिजिट्स यहाँ पे ले लिए। अब बीच में रिपीट करना है एस्ट्रिक को, तो अगर हम इसको भी कॉपी कर लें, कंट्रोल C और इधर आ जाए, ये तब होगा जब आपके पास, जब आप एक बड़ा फंक्शन इकट्ठा नहीं लगा सकते, तब आप ये वाला काम करेंगे। और फिर एंड का साइन, बीच में एंड का साइन। अब ये 3 फंक्शन इकट्ठे हो रहे हैं, लेफ्ट, रिपीट और राइट। अब देखें यहाँ पे नीचे, तो अब इसने वो वाला जो फॉर्मेट था, अब नीचे की तरफ जस्ट ड्रैग कर देंगे, तो हर एक सेल से जाके पहले राइट से डाटा, लेफ्ट से डाटा लेगा, फिर राइट से लेगा, दरम्यान में एस्ट्रिक को क्या कर देगा। तो अब अगर आपके पास ये हज़ारों की तादाद में भी हो, लाखों की तादाद में भी हो, और आपको इन 3 फंक्शंस का पता हो, तो बड़ी आसानी से ये काम हो सकता है। अब अगर मैंने तो यहाँ पे आपको आसानी के लिए पहले अलग अलग करके दिखाए, लेकिन अगर आप माहिर हैं और ज़्यादा, तो आप देखें लेफ्ट साइड से डाटा लेना है, तो लेफ्ट का फंक्शन कितने करेक्टर लेने हैं, 3 लेने हैं। इसको क्लोज, एंड का साइन रिपीट किसको करना है जी, यहाँ पे हमें एस्ट्रिक के साइन को रिपीट करना है, कितनी दफ़ा करना है, 5 दफ़ा। इसको क्लोज, एंड का साइन, और फिर अब राइट से भी डाटा लेना है, तो ये वाला सेल रेफरेंस और पैरेंथेसिस को क्लोज। अब इंटर को प्रेस, नीचे की तरफ ड्रैग करें, तो आप देखें वही काम हो गया जो हमने यहाँ पे अलग अलग किया था। कितने फंक्शंस यूज हो गए जी, आपके पास यहाँ पे ये तीनों फंक्शंस यूज हो चुके हैं, ये 2 और ये रिपीट का फंक्शन। मिड का फंक्शन ये भी जो है दरमियान में से डाटा लेता है। अगर आपके पास कोई इस किस्म का डाटा आ जाता है जहाँ से आपको दरमियान में से डाटा चाहिए हो, मिसाल के तौर पे ये नंबर भी हो सकता है और ये टेक्स्ट भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि ये नंबर ही हो, ठीक है। अब मिड का फंक्शन, इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दोबारा वहां से ले आते हैं, यहाँ से इनको मैंने नीचे की तरफ कॉपी, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट। अब इसके दरमियान में से मुझे नंबर चाहिए, तो दरमियान सिस्टम को तो नहीं पता इसका दरमियान कहाँ पे है, तो वो हमें बताना पड़ेगा। जब हम मिड को यूज करेंगे, तो लेफ्ट और राइट का यूज करना आसान है, मिड में बताना पड़ता है। ये आपका टेक्स्ट है, मिड कहाँ से आपने शुरू करवाना, मैं चाहता हूँ 3 नंबर से शुरू। 3 नंबर पे क्या आ रहा है, L आ रहा है, तो ये L को उठाएगा। और कितने करेक्टर्स चाहिए, स्टार्ट नंबर, नंबर ऑफ करेक्टर्स, मुझे यहाँ से 3 करेक्टर्स चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे इंटर को प्रेस करें, तो ये LTA को ले रहा है। नीचे की तरफ जब हम इसको ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पे इसको H मिला 3 नंबर पे, HOR, लेकिन यहाँ पे D तो मिला, लेकिन D से आगे तो करेक्टर्स ही नहीं है, तो लिहाजा उसने क्या कर दिया, उसको यहाँ पे सिर्फ D मिला तो D ले आया। यहाँ पे देखें सारे इसने 3 करेक्टर्स यहाँ पे ले लिए। अगर मैं इसको कहूँ कि यहाँ से 2 करेक्टर्स लेने हैं, अब ये सबके 2 करेक्टर्स ले लेगा। यहाँ पे दूसरा करेक्टर नहीं है, अगर मैं दूसरा करेक्टर यहाँ पे डाल दूँ, ये दूसरा करेक्टर भी यहाँ से ले। तो मिड का फंक्शन क्या करता है जी, दरमियान में से डाटा उठा के ले आता है।
इसी तरीके से LEN का फंक्शन है छोटा सा। आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं, आपके पास काफ़ी सारे अकाउंट्स आ गए, आपके पास काफ़ी सारे अकाउंट्स आ गए। मिसाल के तौर पे मैं इसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ ताकि हम LEN के फंक्शन को, लेंथ को, LEN लेंथ, लेंथ के लिए यूज होते हैं। आपके पास नंबर्स आ जाते हैं जी काफ़ी सारे, ये नंबर्स हैं। अब पहली बात तो ये, जब हमने नंबर्स को इंटर किया तो इसने क्या कर दिया, इसको 11 प्लस का मतलब 12 नंबर्स यहाँ मौजूद हैं। तो इसको ठीक करने के लिए तो कंट्रोल 1 को प्रेस करें और कस्टम में चले जाएं और यहाँ पे जस्ट 0 अप्लाई करके इंटर को प्रेस करें, ये तो ठीक हो गया। और आपके पास आ गए जी बैंक अकाउंट नंबर काफ़ी ज़्यादा, इतने आपके पास बैंक अकाउंट। अब आपके पास जब बैंक अकाउंट आए, आपसे कहा गया कि जी इन बैंक अकाउंट्स में से हमें ये बता दें कि कितने डिजिट्स के अकाउंट आपके पास आए हुए हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कोई आपके पास 10 डिजिट का आया हो, मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ। अब आपसे कहा जाता है जी कि पहले तो हमें ये बताएं कि आपके पास जो नंबर आए हैं क्या वो ठीक है, 11 डिजिट्स के नंबर हैं या नहीं है, या 12 डिजिट्स के नंबर हैं या नहीं है। तो अब आप कहें जी हमें ये कौन गिन गिन के बताएगा कि कितने यहाँ पे कितने करेक्टर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं। तो LEN ये काम कर सकता है। LEN सिंगल सेल का फंक्शन है। तो आपने यहाँ पे अप्लाई किया, इंटर को प्रेस कर दिया तो इसने बता दिया यहाँ पे 12 करेक्टर्स हैं। अब नीचे की तरफ ड्रैग करें तो बताएगा आपको, इधर 12, इधर 11, इधर 12, इधर 10 और नीचे फिर 11। तो आपके लिए तो ऑर्डर ये था कि जो 12 करेक्टर्स के अकाउंट हैं वो यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे ये जो मैंने ये वाला सेल कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे आ जाएं, और जो 12 डिजिट के नहीं है वो यहाँ पे ना आए। तो अगर 12 के हैं तो अगर इफ LEN इसका इज इक्वल टू 12, तो इस सेल में जो कुछ लिखा हुआ है वो इधर आ जाए, नहीं तो फिर यहाँ पे ब्लैंक आ जाए। अब इंटर को प्रेस करके देख लें जी, तो आपके पास यहाँ पे नंबर्स आ चुके हैं जो 12 डिजिट के थे, जो नहीं थे वो खाली हो गए, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये खाली हो गए। अब यहाँ पे इसको ठीक करना है तो फिर वही कंट्रोल 1 कस्टम और यहाँ पे 0 और एंटर, ये काम हो गया। ये सारे जितने भी नंबर्स आपके पास आ गए हैं ये हमारे पास यहाँ पे 12 करेक्टर्स के अकाउंट है। अब कुछ डाटा आपके पास बास टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक नंबर को या स्पेसिफिक टेक्स्ट को सर्च करना पड़ता है, स्पेसिफिक नंबर या टेक्स्ट को आपको सर्च करना पड़ता है। तो एक है यहाँ पे फाइंड और दूसरा है जी यहाँ पे सर्च, ये आपको दोनों नज़र आ रहे हैं, फाइंड और सर्च। ये तीन हमने यहाँ पे दो, ये यहाँ तक कर लिए और ये दो कर दिए। लगता है ऐसा ही है कि ये दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर मैं यहाँ पे SER सर्च लगा दूँ और इसको टेक्स्ट लिख दूँ, टेक्स्ट में मैं लिख दूँ P और इसको बताऊं कि इसको यहाँ पे जाके देखो, तो ये इंटर प्रेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या कहता है कि P वहाँ पे एक नंबर पे लिखा हुआ है, P वहाँ पे एक नंबर पे लिखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे मैं P लिखा हुआ है, तो इसने भी क्या कर दिया, फाइंड कर दिया और सर्च कर लिया इसको P को, और इसने भी इसको यहाँ पे क्या कर दिया, सर्च कर दिया। और अब मैं यहाँ पे जो है इस P को बड़ी ABC के अंदर लिख, तो इसने भी 1 कर दिया, और इसको P को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, या यहाँ पे हम L लिखते हैं और यहाँ पे L लिखते हैं, मैं यहाँ पे बड़ा L लिखता हूँ, तो ये इसको भी फाइंड कर रहा है और इसको भी फाइंड कर रहा है, ठीक है। अगर ये नंबर के लिहाज से हो, मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हम उनको फाइंड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जी कि फाइंड इसमें से
ये जो हमारे पास नंबर है इसमें से आपने सर्च करना है। किसको सर्च करना है? मैं कहता हूँ जी 5 को सर्च करना है। तो इसमें ये वाला सेल रेफरेंस दे देता हूँ। तो ये कहता है जी 5 4 नंबर के ऊपर है फाइंड। अगर मैं सर्च को लेके जाऊं और सर्च से कहूँ कि 5 को यहाँ पे फाइंड करो, तो ये यहाँ पे क्या कहता है जी 4 नंबर पे है। 4 नंबर पे फाइंड भी हमें बता रहा है और सर्च भी हमें ये बता रहा है। तो बाज़ जगह के ऊपर होता है कि अगर आप छोटी एबीसी या बड़ी एबीसी को यहाँ पे यूज़ करते हैं तो इसमें से जो फाइंड है वो उसको यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाता। बाज़ जगह पे हमारे पास ये भी होता है कि हम ये चाह रहे होते हैं कि ये जो हमने डाटा लिखा हुआ है, ये वाला डाटा, इसको मैं अगर यहाँ से कर लूँ कॉपी और एक और शीट पे यहाँ पे ले जाऊँ, एक और शीट, तो मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि हम इस सेल के अंदर, इस सेल में हम जो लिखें वो यहाँ ब्रांच में फाइंड हो जाए। जब ब्रांच में फाइंड हो जाए तो फिर उस पूरी रो को हाईलाइट कर दे। ये वैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मसला है, लेकिन चूंकि वो सर्च का आ गया तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते। तो इस सेल के अंदर जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसका रेफरेंस हमें देना है और सिलेक्शन किसकी करनी है? इसकी मुकम्मल अरे की सिलेक्शन करनी है। अब मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके एक रूल अप्लाई करता हूँ एंड द रूल इज सर्च, यूज अ फार्मूला और सर्च। तो ये किसको सर्च करना है जी? यहाँ पे जो लिखा जाएगा उसको सर्च करना है। कहाँ पे? यहाँ पे। लेकिन हाईलाइट किसको करना है? पूरी रो को। तो हम यहाँ पे कॉलम को एब्सोल्यूट कर देंगे, F4, F4। और अगर वो फाइंड हो जाए तो इस पूरी रो को क्या कर देना है? हाईलाइट। अब यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और मसला हो गया जी, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, खाली है, तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया? सबको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एस लिख दूं, अब जहाँ जहाँ एस आएगा उसको हाईलाइट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे एम लिख दूं तो जहाँ जहाँ एम आएगा उसको हाईलाइट कर देगा। लेकिन जब कुछ नहीं लिखा हुआ, वो क्या कर रहा है? सबको हाईलाइट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे एक फंक्शन और अप्लाई करना है। और इसके लिए भी हम यहाँ पे न्यू रूल पे जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे और इसको यहाँ पे हम बता देते हैं। ठीक है, फॉर, ये कहाँ पे था? ये यहाँ पे है, फॉर्मेट सेल ओनली पे। यहाँ पे हम लगा देंगे जी ब्लैंक के। अगर ये ब्लैंक हो तो फिर इसका फॉर्मेट जो है यहाँ पे कोई कलर ना किया जाए। तो ओके को प्रेस कर दें। अब ब्लैंक तो हमने अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी भी जो है वो क्या कर रहा है? जब ये ब्लैंक है तो ये क्या कर रहा है? उसको हाईलाइट कर रहा है। तो अगर मैं दोबारा इसको सेलेक्ट कर दूं और यहाँ पे चला जाऊं, ठीक है, और इसको ज़रा मैनेज करके देख लें तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? ब्लैंक। लेकिन हमने जब इसको यहाँ पे किया है तो हमें चाहिए था कि अगर ये ब्लैंक हो, ये वाला, ठीक है, तो उसके लिए हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन से वाला? ये वाला, इफ दिस इज इक्वल टू ब्लैंक।